री रिकॉर्ड में आज मैं बात करने वाली हूँ 1953 की फिल्म 2 बीघा जमीन। रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी बंगला कहानी 2 बीघा जमीन पर यह फिल्म आधारित थी। डायरेक्टेड बाय बिमल रॉय। ये कहानी किसान की है, एक किसान की तकलीफ की। किसान जिसके लिए जमीन ही उसकी माँ होती है, उसके लिए उसकी जमीन सिर्फ जीने का सहारा नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का हिस्सा होता है। वो दौर था जब किसान की जमीन बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटी थी। वो मेहनत करता था पर मेहनत की कमाई जमींदार खा जाता था। कर्ज में डूबे किसान की लड़ाई 2 वक्त की रोटी से नहीं होती बल्कि अपनी ही मिट्टी को अपना कहने की चाहत से भी रहती है। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक गाना से, जहां गांव के किसान इस बात से खुश हैं कि 2 साल के बाद बारिश होने वाली है। इसी गांव में शंभू अपनी पत्नी पार्वती, एक बेटा और पिता के साथ रहता है। बादल अपनी नाराजगी तोड़ बरसने वाली है। बारिश की बूंद सिर्फ बंजर जमीन को नहीं, किसान के मन को भी भिगो दिया है। शंभू जो सिर्फ 2 बीघा जमीन का मालिक है, पर उसे भगवान से कोई शिकायत नहीं। वो खुश है कि उसके पास खूबसूरत पत्नी है, प्यारा सा बेटा है और अपने कहने को ये जमीन 2 बीघा जमीन है। गांव का जमींदार ठाकुर हरनाम सिंह, जिसके पास एक बिजनेस प्रपोजल है। उसे एक फैक्ट्री बनानी है, पर तकलीफ ये है कि हरनाम सिंह की जमीन के बीच शंभू की 2 बीघा जमीन आती है। हरनाम सिंह जो खुद को इन किसानों का मालिक मानता है, उसे यकीन है कि भला उसकी बात कोई कैसे टाल सकता है। इस उम्मीद में वो इस बिजनेस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। उसे लगता है शंभू उसका कर्जदार है, इनकार करना उसकी औकात में नहीं। पर वो इस बात से झल्ला उठता है कि शंभू इस जमीन को बेचने से इनकार कर गया, उस जमीन को बेचने से इनकार जो उन्हीं के पास कर्ज पड़ी है। हरनाम कहता है बदले में वो उसका कर्ज तो माफ करेगा ही, पैसे भी देगा। उसे उम्मीद ही नहीं था कि एक मामूली सा किसान अपनी जमीन के खातिर उसके सामने खड़ा हो जाएगा। गुस्से में वो कहता है कि एक दिन में उसके सारे कर्ज वापस कर दो, नहीं तो जमीन नीलाम हो जाएगी। शंभू हाथ जोड़ता है, मोहलतें मांगता है, पर अपनी जमीन नहीं देता। निराश शंभू घर लौटता है। पिता जो खुद असहाय है, पर वो कहते हैं हम कुछ न कुछ करके कर्ज चुका देंगे। अनपढ़ शंभू हिसाब लगाता है। उसका बेटा जोड़ तोड़कर बताता है कि आपके अनुसार 65 रुपए ही चुकाना है। शंभू घर के पीतल के बर्तन, बीवी के झुमके सब बेच देता है। पत्नी नाराज भी होती है कि पिता के दिए बस यही झुमके ही तो बचे हैं, पर शंभू कहता है जमीन बच जाएगी तो वो भी खरीद लूंगा। शंभू 65 रुपए लेकर जमींदार के घर पहुंचता है, जहां जमींदार कहता है हिसाब किताब से तुम्हारे 65 नहीं 235 रुपए बनते हैं। शंभू काफी दलीलें देता है। आखिरकार बात कोर्ट तक पहुंचती है। एक अनपढ़ किसान जिसे हिसाब तक जोड़ना नहीं आता, वो भला जज को कैसे यकीन दिलाए। जो मिट्टी को सींचकर फसल उगाना जानता है, वो बेईमानी क्या जाने। वो खुद के साथ हुई इस नाइंसाफी को साबित नहीं कर पाता और अदालत उसे 3 महीने की मोहलत देती है और कर्ज ना चुकाने की हालत में उसकी जमीन नीलाम कर दी जाएगी। शंभू बहुत निराश होता है। अपने दोस्त की सलाह पर वो कलकत्ता जाने की सोचता है, पैसे कमाने की। सीधा साधा शंभू हमेशा परिवार के साथ रहा है। वो पत्नी को छोड़कर जाना नहीं चाहता, पर जिंदगी ने दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिया था। शंभू बड़ी मुश्किल से पत्नी को समझाकर शहर जा रहा होता है कि ट्रेन में उसे उसका बेटा कन्हैया मिलता है, ये कहकर कि वो भी उनके साथ रहेगा, उनका हाथ बटाएगा। शंभू को मजबूरी में उसे अपने साथ लेकर शहर आना पड़ता है। वो उसे आधे रास्ते से लौटा भी तो नहीं सकता था। शहर में एक दिन ही गुजरता है कि कन्हैया बीमार पड़ जाता है। वो कईयों से मदद की गुहार लगाता है। इसी दौरान एक चाय वाले से मुलाकात होती है और उसकी मदद से उसे एक मकान किराए पर मिल जाता है। एक बूढ़ी औरत अपनी गोद ली हुई पोती के साथ रहती है। यूं तो वो बहुत गुस्से वाली है, पर दिल की बहुत अच्छी है। वो उसे अपने यहाँ रहने देती है। किराया चुकाने और कर्ज चुकाने के लिए शंभू रिक्शा चलाने लगता है। कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ कन्हैया भी बूट पॉलिश कर पैसे कमाने लगता है। दोनों जल्द से जल्द पैसे कमाना चाहते हैं ताकि गांव लौट सके। ज्यादा पैसे कमाने की लालच में शंभू एक आदमी के कहने पर रिक्शा बहुत तेज खींचता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पिता की हालत से टूटकर कन्हैया एक पॉकेट मार के सहारे कुछ पैसे लेकर लौटता है। शंभू को जब सच का पता चलता है तो वो बहुत नाराज होता है और अपनी बेटी को पीटता है। इधर किसी तरह शंभू की पत्नी पार्वती दिन गुजार रही होती है। हालांकि बीच में उसे शंभू के पैसे भी मिलते हैं, पर एक रोज उसे खत मिलता है कि शंभू का एक्सीडेंट हो गया है। जो खत उसके बेटे ने उसे लिखा है। वो अब हर हाल में शहर जाना चाहती है। गाँव की ठकुराइन से कुछ पैसे उधार लेकर
वो शहर पहुंचती है जहां एक गलत आदमी उसे अपने साथ ले जाता है, ये कहकर कि वो शंभू को जानता है। भोली भाली पार्वती उस पर यकीन कर बैठती है, पर जल्द ही उसे पता चल जाता है कि वो एक गलत आदमी है। वो किसी तरह वहां से भागती है और इसी भागने के दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लोगों की भीड़ देखकर शंभू वहां पहुंचता है और ये देखकर चीख पड़ता है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो उसकी पत्नी है। वो पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है जहां उसके इलाज में उसके जमा पैसे खर्च हो जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं उनकी पत्नी को बचाने के लिए खून की जरूरत है। टूटा शंभू कहता है अपना खून बहा बहा कर जिस पैसे को कमाया था आज उन्हीं पैसों से खून खरीदूंगा। इंसान कितना मजबूर होता है इस सीन में दिखाया गया है। जिंदगी की मजबूरी है ये। इसी दौरान शंभू के पिता पागल हो जाते हैं और इधर उधर भटकने लगते हैं। शंभू जब अपने गांव लौटता है तो देखता है उसकी जमीन पर फैक्ट्री बन रही है। अपनी 2 बीघा जमीन को बचाने के लिए शंभू की सारी कोशिशें नाकाम हो गई थी। हारा हुआ शंभू वहां से जाने से पहले मुट्ठी भर मिट्टी उठाता है, पर वहां का चौकीदार कहता है तुम ये चुरा कर नहीं ले जा सकते। किसान जिसका वजूद ही मिट्टी है, जिसकी आत्मा मिट्टी है और इस मिट्टी पर भी उसका अधिकार नहीं। वो अपनी मुट्ठी खोलता है और उसके हाथों से मिट्टी गिर जाती है। वो खाली हाथ जाने लगता है। थोड़ी दूर जाकर वो मुड़कर देखता है उस मिट्टी को जो उसका नहीं रहा। वो जमीन, वो 2 बीघा जमीन अब उसकी नहीं थी। फिल्म का यही एंडिंग है। 1954 उस साल इस फिल्म को बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया। लीड रोल में बलराज साहनी और निरूपा रॉय थी। बिमल रॉय ने जब शंभू के रोल के लिए बलराज साहनी को सेलेक्ट किया था तो वो सोच रहे थे कि लंदन से पढ़ लिख कर लौटे बलराज साहनी इस भूमिका के साथ न्याय कर पाएंगे या नहीं। इधर बलराज साहनी खुद ये सोच रहे थे कि वो इस रोल को निभा पाएंगे कि नहीं। एक रोज वो एक देहाती कपड़े पहनकर एक पान दुकान के बाहर जाकर खड़े हो गए। थोड़ी देर तक खड़े रहे, फिर पास जाकर कहा भैया एक सिगरेट मिलेगा। वो पान वाला इनकी तरफ देखता रहा। इनकी हालत देखकर सिर पर अंगोछा लिपटा देहाती सा कपड़ा उन्होंने धुतकारते हुए कहा चल भाग यहाँ से, बड़ा सिगरेट चाहिए। बलराज साहनी की खुशी का ठिकाना न था। उन्हें यकीन हो गया था कि वो इस भूमिका को निभा पाएंगे। बलराज साहनी के बेटे पर्ची साहनी ने एक इंटरव्यू में बताया पापा को जब ये रोल मिला, इस रोल को करने से पहले पापा अपनी माँ और बहन को रिक्शा में बैठाकर नंगे पांव रिक्शा चलाया करते थे ताकि वो इस भूमिका के साथ पूरी तरह से न्याय कर पाए। और फिल्म में बलराज साहनी को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो लंदन से पढ़ लिख कर लौटे हैं। उन्होंने इस भूमिका के साथ पूरी तरह से न्याय किया है। फिल्म का म्यूजिक शरीर चौधरी ने दिया था और फिल्म में 4 गाने थे। आ जा रिया निंदिया तुआ जिसे लता जी ने गाया था, अजब तेरी दुनिया हो, धरती कहे पुकार के, हरियाला सावन आया ढोल बजाते जिसे मन्ना डे और लता जी ने गाया। आ जा रिया निंदिया तुआ इस गाने को फिल्म में मीना कुमारी जी ने गाया था। मीना कुमारी का इस फिल्म में एक गेस्ट रोल था। वो गाँव की ठकराइन है जो अपने बच्चे को सुला रही है और दरवाजे पर बैठी पार्वती इसे सुन रही है। उसे अपनी बेटी की याद आती है और वो अपना दर्द बांटते हुए कहती है कि वो ऐसी माँ है जिससे उसका बेटा दूर है और वो उसे देखने तक को तरसती है। बिमल रॉय ने किसान की छोटी छोटी तकलीफों को फिल्म में दिखाया है और साथ ही उनकी छोटी छोटी खुशियों को भी दिखाई गई है। एक गरीब किसान गरीबी में भी खुश रहता है, उसे बहुत की चाहत नहीं होती, पर किसान उस दिन टूटता है जब ये मुट्ठी भर मिट्टी भी उसकी नहीं होती। एक अखबार में इस फिल्म की काफी निंदा की गई थी जिससे बिमल रॉय निराश हो गए, पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कांस फिल्म महोत्सव में जीतने वाली ये पहली हिंदी फिल्म थी। IMDb में इसकी रेटिंग 8.3 है और मैं भी इस फिल्म को 8.3 ही रेटिंग करना चाहूंगी। आप इसे क्या रेटिंग करना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, थोड़ा स्लो चलती है। हो सकता है कि हम आज इस फिल्म से खुद को रिलेट नहीं कर पाए, पर किसानों की हालत सचमुच दर्दनीय है। इस बात को ध्यान में रखकर ये फिल्म देखी जा सकती है। फिल्म को एक बार जरूर देखें और मुझे अपना मैसेज लिखना ना भूले। फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। ऐसे ही फिल्मों की और कहानी सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूले। सुनते रहिए मेरे साथ रील रिकाउंट।